अस्सलाम वालेकुम। इस्लामिक फाइनेंस वीडियो सीरीज़ में आप सबको खुशामदीद। जैसा कि हमने अपनी लास्ट लेक्चर्स में आपको ये बताया था कि कोई भी इस्लामिक बैंक जब भी अपने कस्टमर के फाइनेंशियल नीड को पूरा करता है तो बेसिक 3 मोड ऑफ फाइनेंस को इस्तेमाल करता है, जिसमें पहला था ट्रेड बेस्ड, दूसरा था पार्टनरशिप बेस्ड और तीसरा रेंट बेस्ड। आज जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो बेसिकली पार्टनरशिप बेस्ड मोड है। और पार्टनरशिप बेस्ड मोड में भी 2 मोड्स बेसिकली यूज़ होते हैं, द वन इज़ मुदारबा और दूसरा मुशारका। स्पेसिफिकली आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे मुदारबा पर। मुदारबा बेसिकली शिरकत की एक ऐसी किस्म है जिसमें 2 अफराद में से एक सरमाया फराम करता है, यानी कि पैसा, जबकि दूसरा इस सरमाए को इस्तेमाल करता है और अपनी एक्सपर्टीज से इससे प्रॉफिट जनरेट करता है। और ये प्रॉफिट जो है वो पहले से प्री डिटरमाइंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज के तहत आपस में तकसीम होते हैं। मुदारबा की बेसिकली ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि आपने देखा होगा अमूमी तौर पे कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनके पास बिजनेस स्किल्स और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज तो बहुत होती हैं, लेकिन उनके पास इतना सरमाया मौजूद नहीं होता। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो माली तौर पे बहुत ज़्यादा बेहतर होते हैं, लेकिन उनके पास बिजनेस अपॉर्चुनिटीज और बिजनेस स्किल्स नहीं होती, जिसकी बिना पर वो चाहते हैं कि उनका पैसा किसी ऐसे बिजनेस में लगे और वहां से उनको रिटर्न्स मिलें। अब हम मुदारबा की टर्मिनोलॉजीज की बात करते हैं। मुदारबा में बेसिकली 2 टर्मिनोलॉजीज यूज होती हैं। पहली है रब्बुल माल, दूसरी है मुदारिब। रब्बुल माल को साहिब माल भी कहते हैं, यानी कि ये बेसिकली कैपिटल प्रोवाइडर होता है, यानी जिसका सरमाया होता है उसको आप रब्बुल माल कहते हैं। और दूसरा जो होता है वो बेसिकली फंड मैनेजर होता है, जिसको आप मुदारिब या साहिब अमल कहते हैं। और तीसरी चीज जो कैपिटल होती है, इसको रासुल माल या सरमाया कहते हैं। बेसिकली 2 टाइप के मुदारबाज होते हैं, पहला रेस्ट्रिक्टेड मुदारबा, दूसरा अनरिस्ट्रिक्टेड मुदारबा। रेस्ट्रिक्टेड मुदारबा अपने नाम से ही जाहिर है कि उसमें रिस्ट्रिक्शंस हैं, पाबंदी है रब्बुल माल की तरफ से कि उसका पैसा स्पेसिफिक सेक्टर में लगेगा। मिसाल के तौर पर रब्बुल माल का पैसा सिर्फ ऑयल सेक्टर में लग सकता है, रब्बुल माल का पैसा सिर्फ टेक्सटाइल इंडस्ट्री में लग सकता है, रब्बुल माल का पैसा पोल्ट्री सेक्टर में लग सकता है। अलबत्ता जो अनरिस्ट्रिक्टेड मुदारबा होता है, यहाँ पर मुदारिब के पास ये ऑप्शन होता है कि वो पैसा जहाँ उसको बेहतर एवेन्यू दिखाई दे रहे हैं वो पैसा लगाए, लेकिन ये एवेन्यूज शरिया कंप्लाइंट ही हो सकते हैं। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट समझने की जरूरत है कि याद रखिए, जब भी कभी फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो दोनों पार्टीज का म्यूचुअली अग्री होना जरूरी होता है। यानी मुदारबा के केस में भी रब्बुल माल और मुदारिब इस बात पर अग्री करेंगे कि रब्बुल माल उसको कैपिटल प्रोवाइड करेगा और मुदारिब इस कैपिटल को इस्तेमाल करेगा, यानी इससे ट्रेडिंग करेगा और इससे हासिल होने वाला प्रॉफिट दोनों आपस में पहले से तयशुदा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के तनासुब से शेयर करेंगे। एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं कि मान लीजिए कि रब्बुल माल ने जो कैपिटल प्रोवाइड किया और वो कैपिटल लेट्स से फॉर एग्जांपल 100,000 था, और ये कैपिटल इस्तेमाल किया, यानी इस पैसे से इस मुदारिब ने परचेजिंग की और इससे उसने प्रॉफिट हासिल किया। और मान लीजिए ये प्रॉफिट आया 5,000 रुपीज का, और पहले से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज जो डिसाइड हुए थे वो 50-50 के थे। तो अब जो प्रॉफिट आया इसमें से 2500 रब्बुल माल के पास जाएगा और रिमेनिंग 2500 जो है वो मुदारिब में तकसीम होगा। याद रखिए ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशो डिफरेंट भी हो सकते हैं। इस केस में हमने 50-50 रखा, नेक्स्ट केस में इट वुड बी 60-40, यानी जो भी दोनों म्यूचुअली डिसाइड करेंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, उसके हिसाब से प्रॉफिट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। और ये भी बात याद रखिएगा कि प्रॉफिट के सूरत में तो एज पर अग्रीड है, और लॉस की सूरत में नुकसान पूरे का पूरा रब्बुल माल बेयर करता है। इस वजह से बेयर करता है क्योंकि पूरे का पूरा सरमाया उसकी तरफ से होता है। मुदारिब का जो नुकसान होता है वो उसकी मेहनत ज़ाया होने का नुकसान होता है। फाइनेंशियल बर्डन इस मुदारिब पर नहीं पड़ता मुदारबा के केस में। अब हम बात कर लेते हैं कुछ कैपेसिटीज की जो कि मुदारिब और रब्बुल माल के दरमियान है। रब्बुल माल की अथॉरिटी सिर्फ इतनी है कि वो उस बिजनेस को ओवरसी कर सकता है, यानी देख सकता है कि मुदारिब किस तरह से काम कर रहा है। अगर वो चाहता है रब्बुल माल कि वो मुदारिब के साथ काम करे तो वो उसी वक्त हो सकता है, अगर मुदारिब उस बात की इजाजत दे रब्बुल माल को कि वो उसके साथ काम कर सके। अलबत्ता मुदारिब की 5 कैपेसिटीज हैं। पहली कैपेसिटी उसकी अमीन की है, दूसरी कैपेसिटी वकील की, तीसरी शरीक की, चौथी जामिन की और पांचवी अजीर की। वन बाय वन समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से इसकी कैपेसिटीज हैं।
امین اس اعتبار سے ہے کہ رب المال نے اس کو اپنا پیسہ اس کے حوالے کیا ہے تاکہ وہ اس سے ٹریڈنگ کرے اور اس سے حاصل ہونے والا پروفٹ دونوں کے درمیان شریک ہو، یعنی مضارب اور رب المال کے درمیان۔ دوسری کیپیسٹی ہمارے پاس وکیل کی ہے۔ ہم نے جب ٹائپس آف مضاربہ کی بات کی تھی، 2 ٹائپس کی مضاربہ تھے، ایک ریسٹرکٹڈ مضاربہ اور ایک انریسٹرکٹڈ مضاربہ۔ ریسٹرکٹڈ مضاربہ میں ریسٹرکشنز تھیں رب المال کی طرف سے، اور اگر اس نے اس ریسٹرکشن کے علاوہ کہیں اور انویسٹمنٹ کی تو یہ اس کے لیے غلط ہوگا، لہٰذا یہ ایجنٹ ہے رب المال کا کہ جو اس کو احکام ملے ہیں انویسٹمنٹ کے وہ انہی ایونیوز میں انویسٹ کرے گا۔ تیسری کیپیسٹی اس کی شریک کی ہے، یعنی کہ پارٹنر کی، جو بھی منافع حاصل ہو رہا ہے اس کو ٹریڈنگ سے تو وہ دونوں شریک کرتے ہیں، یعنی رب المال اور مضارب۔ چوتھی ضامن کی ہے، اگر اس سے کوئی غفلت ہو جائے، نقصان ہو جائے تو نقصان کو پورا کرنے کی ذمہ داری اس مضارب کی ہوگی، کیونکہ یہ لائبل بھی ہوگا اگر غفلت ہو گئی، غفلت کی صورت میں۔ اور آخری کیپیسٹی جو ہے جی وہ اجیر کی ہے، یعنی امپلائر کی۔ مان لیجئے کہ اگر خدا نخواستہ یہ مضاربہ جو ہے وہ ٹرمینیٹ ہو گیا یا ٹوٹ گیا کسی وجہ سے، تو اب ہوگا کیا، یہ مضاربہ اجارہ میں کنورٹ ہو جائے گا، اور اب اس کو وہ پروفٹ نہیں ملے گا، بلکہ اس ایسا کام کرنے کی جو مارکیٹ میں تنخواہ ہے جس کو اجرت مثل کہتے ہیں وہ اس کو ملے گی، یعنی یہ وہ اس کا حقدار ہوگا۔ یہ تو بیسیکلی ہم نے آج کے اس لیکچر میں کور کیا ہے مضاربہ کے پورے کانسیپٹ کو۔ ہماری اگلی ویڈیو میں آپ دیکھیں گے کہ کس طرح سے جو سیونگ اکاؤنٹ ہے وہ مضاربہ کی بیسس پر کام کرتا ہے اور کس طرح کسٹمر کو پروفٹ ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے، ہم اس کو اگلی اپنی ویڈیو میں دیکھیں گے۔ بہت شکریہ آپ سب کا۔